नमस्कार दोस्तों, मालयालम प्रिप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के जनरल स्टडीज पार्ट 2 के पेपर 2 के जो सेक्शन फर्स्ट है पॉलिटी का, उसके जो अति संभावित प्रश्न है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के संभावित प्रश्नों को देखे थे और आशा करता हूं कि आपको जो है वो दोनों वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज देखते हैं कि जो बीपीएससी मेंस जो होने वाला है उसके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पॉलिटी से क्या हो सकते हैं, संभावित प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा क्या पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है वह है कि मिलीजुली राजनीति भारतीय संदर्भों का प्रमुख लक्षण हो गया है, परंतु यह व्यवस्था अभी तक अस्थायी सरकार प्रदान करने में असफल रही है। अपनी राय लिखे। और खास के आपसे पूछ सकता है कि बिहार के संदर्भ में जो वर्तमान समय में क्या हो रहा है, बिहार में जो है ये तय हो गया, लक्षण हो गया है कि मिलीजुली सरकार ही आपस में जो है चुनाव लड़ती है और जो है सरकार बनाती है। आप इन वर्षों में देख रहे हैं, मगर बीच में क्या होती है कि सरकार जो है, मान लीजिए अभी नीतीश कुमार जदयू की सरकार है, कभी जो है एनडीए में या कभी जो है महागठबंधन में। तो ये क्या है, अस्थायी सरकार प्रदान करने में असफल रही है। अपनी राय लिखे। खासकर बिहार के संदर्भ में ये कुछ सालों से हो रहा है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ सकता है। और फ्यूचर में जो है पास्ट में भी जो है आप केंद्र में भी ऐसा होता था, 80 का दौर, 90 का दौर, मिलीजुली सरकार, और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है एक दिन की सरकार में बीजेपी की सरकार जो है गिर गई थी। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये अभी हाल जो है बिहार में भी देखने को मिलता है कि आपस में चुनाव तो लड़ते हैं मगर बीच में जो है गठबंधन टूट जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है कोएलिशन गवर्नमेंट, मिलीजुली सरकार और फिर अस्थायी सरकार जो है बनाने में जो है असफल रही है, मगर बिहार में क्या हुआ है, सफल रही है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिहार में भले ही मिलीजुली सरकार हो मगर सफल रही है। भले ही चुनाव जो है दूसरे पार्टी के साथ लड़ा हो, फिर बाद में दूसरे पार्टी के साथ मिल गया, मगर हमेशा वर्तमान नीतीश कुमार जी के द्वारा अस्थायी सरकार बनाने में वो सफल रहे हैं। इस चीज को मतलब ये जस्ट उलट है, जो पहले केंद्र में होता था वो अब देखने को नहीं मिल रही है। तो थोड़ा समालोचनात्मक एनालिटिकल अप्रोच करके आपको लिखना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको पूछ सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे ऐसा मैं मानता हूं। समझ रहे हैं ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिहार में इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। बिहार की राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका का मूल्यांकन। ये देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा नहीं कि हाँ हम जानते हैं कि बिहार में जाति की जो है भूमिका है। बिहार में राजनीति में, पॉलिटिक्स में जाति की भूमिका है, धर्म की भूमिका है। लोग जाति और धर्म के अनुसार जो है अपनी पार्टी या अपने जो है ऐसे लेजिस्लेटिव को जो है या एमपी को जो है वोट देते हैं, ये बात तय है। मगर ये नहीं है कि आप एक तरफा है। इसका जो है विगत वर्षों में इसमें कमी आई है। आप कल्पना ही करिए, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी आबादी परसेंटेज कितनी है बिहार में, 3 से 4%, मगर फिर भी वो जो है लगभग 20 साल से जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यदि जिस जाति की भी जनसंख्या यहाँ पे बिहार में ज़्यादा है तो उनका जो है एमएलए सबसे ज़्यादा है या एमपी ज़्यादा है या उनकी सरकार है, ऐसी देखने को नहीं मिली है। तो हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि एक जात और एक धर्म के लोग जो है किसी स्पेशल को जो है वोट देते हैं। ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। समझ रहे बात को? इसको एनालिटिकल लिखना, बैलेंस लिखना होगा। ऐसे नहीं कि हम एक धारा में बोल देंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि इसमें आप बचिएगा। आप इशारा में इसमें आंसर लिखना है कि आप किस हिसाब से इसमें बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत आदमी फंस जाएगा। मान लीजिए जिस जाति धर्म के हैं उनमें यदि ये भावनाएं हैं अंदर कि जातीयता और धार्मिक को लेके, तो यहाँ पे वो दिख जाएगा। और किसी पार्टी पॉलिटिक्स के प्रति हमदर्दी, वो सब चीज आपको नहीं रखना है, नहीं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको बैलेंस अप्रोच रखना है, क्योंकि आप खुद एक सरकार के पार्ट बनने जा रहे हैं। तो सरकार के पार्ट बनने जा रहे हैं तो आपको विभिन्न सरकार के समय में जो भी सरकार रहेगी उनके साथ काम करना है आपको, ना कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बैलेंस लिखना है कि ऐसा होता जरूर है मगर इसमें कमी आई है, कुछ आंकड़े वांकड़े हो तो आप इसमें दिखा सकते हैं, पॉसिबल हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल की प्रकृति, नेचर एवं महत्व का मूल्यांकन करें। क्वेश्चंस प्रियम्बल से भी जो है एक आध साल छोड़ के या कभी रेगुलर जो है पूछ सकता है। तो आपको इस प्रस्तावना जब भी हो तो पहले आप शुरुआत में प्रस्तावना को पूरा लिख दीजिए, पहले याद करना होगा। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो है आपको एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो इस तरह की जो है आपको पहले लिखना होगा, फिर उसमें से जो है आपको अंडरलाइन करना होगा कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, फिर आप बताइएगा तो आपका क्या होगा, पहले तो प्रस्तावना देख के ही जो है एकदम अच्छे से आप लिखे होंगे, कोई गड़बड़ी नहीं, उससे ही जो है इंप्रेशन आपका बढ़ेगा। जो आंसर जो कॉपी चेक करने वाले होंगे तो आपको नंबर भर के देंगे। तो प्रस्तावना लिख के फिर उसकी प्रकृति महत्व बताइए तो अच्छा होगा। तो याद रखिए प्रियम्बल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप प्रस्तावना जरूर लिखने की कोशिश करिए। फिर यहाँ पे देखिए हम ये नहीं, आप यहाँ पे प्रस्तावना आपको पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा रहे, बस एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि प्रस्तावना में इस तरह क्वेश्चंस आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लिखना है और इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस हम अभी यही डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर ने प्रस्तावना के बारे में बताया नहीं, सर को आता नहीं है, इस तरह की बात मत सोचिए। उसके लिए अलग वीडियो बनेगा, पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक आपको जो है प्रस्तावना के बारे में बताएंगे। बस आप पास कम समय है और आप जो है इसके बारे में अच्छे तरह से जानते हैं। बस इसको मेरा ये है कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व एक बार जो है देख के जाइए, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस यदि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से आंसर लिख सकेंगे और आपका रिजल्ट हो सकेगा। मेरा अभी मोटिव यही है, इसीलिए हम क्वेश्चंस के बारे में एक आध लाइन कुछ बोलना होता है तो बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय ही कम है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का परीक्षण कीजिए। अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आम आदमी को ये समझ में नहीं आता एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है कि निर्वाचन की पद्धति किस तरह की है, आपको यहाँ पे बताना होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं कौन, हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू, जो भी झारखंड की क्या थी, गवर्नर भी रह चुकी थी। उड़ीसा की जो है उड़ीसा की रहने वाली है, पहली आदिवासी जो है हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है, जो बहुत ही गर्व की बात है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके निर्वाचन की पद्धति का जो है मेथड ऑफ इलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में भी आप जान के चल जाइएगा। नेक्स्ट है संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की विवेचना कीजिए। पूरा डिटेल पूछ रहा है और डीपीएसपी का क्या महत्व है इसके बारे में भी आपको बताना होगा, पूरा डीपीएसपी के बारे में बताना होगा। ठीक है, उसका डीपीएसपी में पूरा बताने का अर्थ ये नहीं कि आप आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पूरा आर्टिकल लिख ली, उसमें जो मेन है समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, बौद्धिकवादी सिद्धांत, ये सब सिद्धांत है उसके बारे में लिखना। ऐसा नहीं कि 36 से लेकर 51 तक आपने पूरा आर्टिकल को लिख दिया। फिर उसका महत्व के बारे में बताइएगा, क्यों मौलिक अधिकार की तरह जो है ये इसको जो है जैसे मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक यदि डीपीएसपी का जो है सर क्या है, राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप भविष्य में इस पे जो चीज़ें हैं इसमें शामिल है डीपीएसपी में, जब भी भविष्य में ज़रूरत लगे तो आप इस पे जो है कानून बना सकते हैं। तो इसको जो आप मगर यदि सरकार नहीं बनाती है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो क्यों ऐसा किया गया, क्या कारण था, उसको सारी चीज़ को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं। और उसका क्या महत्व है, महत्व ये भी है कि ऐसा नहीं कि सरकार नहीं बनाएगी, महत्व यही है ना कि मान लीजिए डीपीएसपी में बने गए कानून को सरकार नहीं बनाएगी, मगर सरकार को क्या करना है, 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन लड़ना है। तो लड़ना है तो सरकार को वहाँ पे क्या होता है, जवाब देना होता है। तो ऐसा नहीं कि डीपीएसपी में संविधान ने जो है सरकार पे छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं कि सरकार को जो मन होगा वो नहीं, सरकार को हर 5 साल में इलेक्शन लड़ना होता है। तो जनता सवाल पूछेगी,
समझ रहे बात को। इसीलिए यही महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है डीपीएसपी का। ऐसा नहीं कि उसकी जो है कोई महत्ता नहीं है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको इस तरह के डायमेंशन के रूप में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट है राज्यपाल। ये क्वेश्चंस तो बीपीएससी में एक 6 आपको 4 से 5 रहते हैं, पॉलिटी से एक क्वेश्चन जिसमें आपको जवाब देने होते हैं 2 का। तो ये तो आपसे क्वेश्चन से राज्यपाल का एक क्वेश्चन रहता ही है। तो नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के बजाय केंद्र का एजेंट मात्र होता है। भारत में राज्यपाल के पद से जुड़े हाल के विवादों की चर्चा कीजिए। ये हर बार जो है ये क्वेश्चंस पूछता है लगभग, और ये हमेशा राज्यपाल का जो पोस्ट है ना दोस्तों, ये हमेशा विवादास्पद रहता है। क्यों? वो ऐसे राज्यों में विवादास्पद रहता है जिस राज्य में जो है केंद्र, मान लीजिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हमारे बिहार में जो है बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसे में राज्यपाल का पद जो होता है वहां पे क्या होता है, विरोधाभासी होता है। क्योंकि यदि राज्यपाल कुछ काम करता है, मान लीजिए सही या गलत, हमको उस पर नहीं जाना है, कुछ काम करता है तो यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है हमारी बिहार की, तो और केंद्र में अलग है, तो राज्यपाल पे आरोप लगाएगा कि राज्यपाल जो है केंद्र के इशारे पे काम कर रहा है, निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जब विवाद होती है तो सरकार जो एग्जाम वाले होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ देते हैं। और स्टेट लेवल में जो है राज्यपाल का जो है स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं मेंस में राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते ही हैं। तो इस तरह से आपको उदाहरण भी देना है कि बीच हाल के वर्षों में, हाल के दिनों में ऐसे क्या क्या विवाद हुए, जैसे महाराष्ट्र के ले लीजिए, फिर कर्नाटका का, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पे जो है विवादास्पद रहा, वहां के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में खींचातानी रहा। समझ रहे हैं बात को? ये चीज आपको जो है क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछ सकता है। तो इस तरह के डायमेंशन पे भी जो है अब आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक दल। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है, पूछेगा। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, तो हमने क्या किया, दोनों को जो है एक कट्टा जो है बना के आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनाया है हमारी टीम के द्वारा। राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह अपनी तत्कालिक समस्या को दूर करने के बनाए जाते हैं। दबाव समूह द्वारा अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिए। पहले तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि तत्कालिक समस्या को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं दबाव समूह अपनी, और दबाव समूह द्वारा अपने लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयोग की जाने विभिन्न विधियों। और दबाव समूह जो सरकार से जो दबाव प्रेशर ग्रुप का जो मांग होता है वो सरकार से, वो किस तरह से उन जो अपना उद्देश्य, जो सरकार का जो जिससे काम होता है, दबाव समूह का जो प्रेशर ग्रुप का जो काम होता है सरकार से, उस पर किस तरह से अपना प्रेशर डाल के सरकार से जो है काम करवाता है। दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है, वो राजनीतिक दल से किस तरह से भिन्न होता है। इस तरह की बात से जो है जो कुछ डायमेंशन है इस पे आप जो है पढ़ के जो है आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में क्या अंतर होता है इसके बारे में, राजनीतिक दल का क्या उद्देश्य होता है, प्रेशर ग्रुप का क्या उद्देश्य होता है, प्रेशर ग्रुप अपने कामों को जो है किस तरह से जो है सरकार से काम करवाती है, उसकी जो है विधि क्या है उसके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए पूछ रहा है। तो इस तरह के डायमेंशन वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, मगर पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स से यदि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो इस तरह के डायमेंशन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप 2-4 डायमेंशन जो है तैयार करके रख लीजिए। नेक्स्ट है भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति, कार्यप्रणाली एवं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। हाल के कुछ वर्षों में ईवीएम को लेकर काफी विवाद रहा है। तो ऐसे में जो है निर्वाचन आयोग जो है हमेशा जो है कटघरे में खड़ा रहता है, तो उससे जो है कमीशंस वाले इसीलिए क्वेश्चन निर्वाचन इलेक्शन कमीशन से पूछ लेते हैं। ये नेक्स्ट है कि एक तो निर्वाचन आयोग की आपको शक्ति बताना है, किस तरह के कार्य करता है, कार्यप्रणाली एवं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। अभी जो है जैसे अभी गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में इनकी भूमिका, तो आप इलेक्शन कमीशन जो है चुनावों में इनकी भूमिका का जो है किस तरह से परीक्षण है। तो इसमें आपको समालोचनात्मक, आलोचनात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिखना है, किस तरह से जो है चुनाव आयोग पर उंगली भी उठाया गया इसके बारे में भी आपको लिखना, और किस तरह से चुनाव आयोग ने इतने वर्षों में अच्छा काम भी किया है, सारे काम तो अच्छे ही किए हैं,
और किस तरह से जो, तो ये सब सारा चीज जो है आप इसको लिखना है, क्योंकि आप जो है एक पक्ष ही नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा इसमें पूछना है परीक्षण करने के लिए। तो एक दूसरा पक्ष जो है इसमें क्यों क्यों विवाद लगा, क्यों क्या कारण था, तो उसके बारे में भी आपको मिला जुला के आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए आप, ठीक है, इस पे भी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थाएं और प्रभावी निष्पादन के कारण अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस उद्देश्य के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, 73वें संविधान संशोधन किया गया 1992 में, मगर जिसके लिए पंचायती राज जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, वो जो है विफल रही है, वो परिणाम देने में विफल रही है पंचायती राज। और बोल रहा है कि विफल रही है, तो आप क्या पूछ रहा है कि आप उसमें क्या सुधार के उपाय देंगे, किस तरह से हम उपाय बताएंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, और गांधी जी का सपना था कि जो सत्ता होने चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, गांव से लेके केंद्र तक। अभी सत्ता का क्या है, क्या है, केंद्र से लेके गांव तक। तो जो गांधी जी का सपना था ये पंचायतों का स्थापना का, वो जो स्थापना तो हुआ मगर वो उसमें जो है विफल रहा। तो हम किस तरह से, क्या उसके विफल होने का कारण है, और उस तरह से हम क्या उसके उपाय किए जाएंगे, क्या उपाय होंगे कि वो जो है जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो फुलफिल हो, उसके उपाय के बारे में आपको पूछ रहा है। और बिहार के संदर्भ में भी चर्चा करें, बिहार के जो पंचायती राज व्यवस्था है उसने क्या अच्छा काम किया, क्या उसका भी ड्रॉबैक है, उसका भी क्या उपाय है होना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करने के लिए बोल सकता है। तो ग्रामीण जो पंचायती राज व्यवस्था है, क्वेश्चन जब भी बनेगा तो इस तरह के डायमेंशन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, तो इसके बारे में आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट है, वे कौन से कारण है जिनसे राज्यसभा की भूमिका और कार्य प्रगति पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आए दिन जो है इस पे जो है क्वेश्चंस उठते रहते हैं, जैसे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उस पे भी लोग उठाते रहते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसको तो डिजॉल्व कर देना चाहिए, इस पे तो सरकार का जो है आम जनता का पैसा का टैक्स का जो है मिसयूज किया जा रहा है, समझ रहे हैं। उसी तरह से राज्यसभा के बारे में उठाया जा रहा है कि इस पे जो है व्यर्थ का खर्चा हो रहा है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो आए दिन इस पे सवाल उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, इसके बारे में आपसे जो है क्वेश्चंस पूछ सकता है। संसद का उच्च सदन मतलब राज्यसभा, और निम्न सदन मतलब क्या हो गया, लोकसभा। तो संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए क्या सुधार करना चाहिए। इस तरह की जो संविधान में राज्यसभा के गठित होने का जो भी मंशा था, ठीक है, उसको राज्यसभा फुलफिल नहीं कर रहा है अभी वर्तमान के समय में, इस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो राज्यसभा को के लिए ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि इसमें इसकी प्रासंगिकता, उसकी जो प्रासंगिकता है वह बनी रहे, इसके बारे में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो उसके उपाय के बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के गठन की क्या प्रक्रिया है। राज्य विधान परिषद की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से, जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे ही राज्य में क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। सभी राज्यों में ये नहीं है, कुछ ही राज्यों में है, 6 राज्यों में ये है। तो राज्य विधान परिषद गठन की क्या प्रक्रिया, उसके बारे में पूछ रहा है। और विधानसभा की तुलना में इसकी प्रासंगिकता को परीक्षण कीजिए। वही जैसे राज्यसभा का है वैसे ही विधानसभा से भी क्वेश्चन इसी तरह का बनाया गया है कि विधानसभा की तुलना में इसकी क्या प्रासंगिकता है, कि विधान परिषद जो गठन है इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आज भारतीय राजनीति की सबसे प्रासंगिक चुनौतियों की जड़ें पार्टी के भीतर लोकतंत्र में कमी देखी जा रही है। टिप्पणी कीजिए कि भारतीय राजनीति में दलीय लोकतंत्र का अभाव क्यों है। जैसे हमारे देश में तो लोकतंत्र है, पार्टी में भी लोकतंत्र होना चाहिए। जैसे क्या हो रहा है कुछ वर्षों में, कि कई वर्षों में भी, अब मतलब हाल के वर्षों में ये देखा गया है कि जो पार्टी का लीडर है, मान लीजिए आरजेडी, मान लीजिए एग्जाम्पल आरजेडी या बीजेपी मान लीजिए, अभी बीजेपी का केंद्रित आदमी कौन है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे वही होगा। इसमें पार्टी के जो मेंबर है, कोर कमेटी है, उसके फैसले को जो है दरकिनार कर दिया जा रहा है। तो ये मेरा कहना नहीं है,
ये कहना जो है लोगों का, एक्सपर्ट का है। उसी हिसाब से आरजेडी में जो लालू प्रसाद यादव बोलेंगे वही कोर कमेटी बोलेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले ये ऐसी बात नहीं होती थी, ये हाल के वर्षों में कुछ ज़्यादा देखने को मिला। पहले इंदिरा गांधी के समय में होती थी, अभी जो है नरेंद्र मोदी के समय में भी हो रही है। तो कहने का अर्थ हुआ, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राजनीति में दलीय लोकतंत्र का अभाव है, कि जो भी फैसले होते हैं किसमें, पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में जो फैसले होते हैं वो सेंट्रिक होते हैं, एक ही आदमी फैसला करता है। तो इसका अभाव देखने को हमको मिल रहा है। ऐसा क्यों, इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में भी जो कमेटी होती है, मान लीजिए 15-20 कोर कमेटी का, तो सारे का फैसला होना चाहिए, मगर इस तरह के फैसले नहीं होते, एक ही आदमी फैसला लेता है भिन्न भिन्न समयों में। तो इससे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस, भारत की संसदीय प्रणाली की, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेरिट और डिमेरिट आपसे पूछ रहा है, गुण और दोष। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने का क्या कारण था। बीच में मुद्दा उठा था कि भारत को भी प्रेसिडेंसी सिस्टम है, जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो अमेरिका में है, उसी तरह की प्रणाली अपनानी चाहिए। और ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भारत में, इसीलिए अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि संसदीय प्रणाली के क्या गुण और दोष हैं, और संसदीय प्रणाली को भारत ने क्यों अपनाया, इसके कारण को बारे में आपको बताना होगा। क्योंकि ये 1-1.5 साल में जो है क्वेश्चन था न्यूज़ में कि भारत को भी जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनानी चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, आज़ादी के 75 साल के बाद भी लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, इसके कारणों पर चर्चा कीजिए और संसद में महिला प्रतिनिधित्व के बढ़ाने के उपाय को सुझाइए। पूछ रहा है कि लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, जबकि आज़ादी के हमारे 75 वर्ष हो गए हैं। इसके कारणों पर चर्चा कीजिए और संसद में महिला प्रतिनिधित्व के उपाय के बारे में सुझाइए, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पॉलिटी हमको समझने में आसान होता है, जब आप उसका आंसर राइटिंग लिखिएगा तो आपको टफ लगेगा। इसीलिए हल्के, इसको पॉलिटी को हल्के में मत लीजिएगा। और पॉलिटी में ये नहीं कि आपको मार्क्स भी थोड़ा कम उठते हैं, क्योंकि आदमी को जैसे ही क्वेश्चंस मिलता है तो जो भी दिमाग में आया वो लिख देते हैं पॉलिटी में। समझ रहे हैं बात को, इसीलिए ईजी है, मगर ये बोलिएगा कि इतना ईजी नहीं है कि आंसर राइटिंग बहुत ईजी वे में आप लिख लीजिएगा। इसको गौर करिएगा आप, इसीलिए आराम से इसको जो है वही बात को लिखिए जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि आप बह जाइएगा। समझ रहे हैं बात को, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के महत्व तनाव के क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार और बिहार राज्य के मत संबंधों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस आपसे एकदम 100% है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा है कि वर्तमान में राज्य में जो है दूसरी महागठबंधन की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो आए भी जो है तनातनी बनती रहती है। तो इससे क्या, जो फेडरलिज्म है, संघात्मक है, इसकी जो विचारधारा है, जो फेडरलिज्म हमारा गवर्नमेंट है, जो है संघीय व्यवस्था जो है हमारी, जो है इसमें जो है ये धूमिल हो रही है। संघीय व्यवस्था क्या हो रही है, हमारा धूमिल हो रही है। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है इस तरह के। संघीय फेडरलिज्म में क्वेश्चन रहेगा, राज्यपाल से भी क्वेश्चंस रहेगा, इस चीज़ को मान लीजिए। तो भारत संघीय व्यवस्था में केंद्र तनाव का विश्लेषण करना, तो संघीय व्यवस्था क्या है उसके बारे में बताना। संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्यों का क्या होता है, अपनी अपनी शक्तियां होती है, कोई एक दूसरे के शक्तियों का क्या करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। और ये वर्तमान समय में संघ सरकार और केंद्र सरकार में किन कारणों से ये हो रहा है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना, और फिर उसके बाद अच्छा से उसमें निष्कर्ष लिखना है। ये आपके टोटल जो है 15 क्वेश्चंस थे, जो जनरल स्टडीज पार्ट 2, जो समान अध्ययन का जो पार्ट 2 जीएस पेपर है बीपीएससी मेंस के लिए, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस 15 थे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का दोनों मिला के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इकोनॉमी से 2-3 रहेंगे, 1-2, और ज्योग्राफी से भी 1-2, और सेक्शन 3 में इसमें है साइंस टेक। तो इससे हमारा क्या होगा, जनरल स्टडीज मेरा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसके बाद जनरल स्टडीज के बाद कुछ ऑप्शनल पेपर के भी जो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है माय ऑनलाइन प्रेप के टीम के द्वारा दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल माय ऑनलाइन प्रेप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।